प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में पीर के रोज वोट डाले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी समेत 9 अजला की 54 असेंबली सीटों पर रायदही के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। लखनऊ में चीफ इलेक्टोरल अफसर ने बताया कि 7वें और आखिरी मरहले में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र अजला में पोलिंग होगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर और मुमताज़ रूहानी रहनुमा पनागढ़ सैयद हैदर अली शिहाब थंगल नहीं रहे। आज 74 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। थंगल पिछले कुछ महीनों से बीमार थे। उनका इंतकाल एर्नाकुलम जिले के अनगामल्ली के एक निजी अस्पताल में हुआ। थंगल कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में भी कलीदी रहनुमा रह चुके हैं। केरल में मुस्लिम उलमा की एक बासर तंजीम समस्ता केरला जमीयतुल उलमा के नायब सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो मल्लापुरम में मुकीम पनाकड़ थंगल खानदान के सबसे सीनियर रुकन थे, जो रिवायती तौर पर IUML की सियासत में हतमी राय रखता है। मस्जिद को तालीमी सरगर्मियों से जोड़ने की एक खास पहल IT के शहर बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। शहर के कुरमंगला में मौजूद मस्जिद मामूर में लाइब्रेरी कायम की गई है। साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रूपक कुमार दत्ता ने इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। साबिक रियासती वजीर रामलिंगा रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। मस्जिद मामूर की कमेटी के नुमाइंदों ने कहा कि यह लाइब्रेरी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुफ्त तौर पर खिदमात अंजाम देगी। इस लाइब्रेरी का एक अहम मकसद नीट, UPSC, KPSC और दीगर मसाबकती इम्तहानात की पढ़ाई के लिए माहौल और गाइडेंस फराहम करना है। लड़के और लड़कियां दोनों इस लाइब्रेरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइब्रेरी बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छा नेक वो है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों का सारा ध्यान, बच्चे क्यों इवन बड़ों के भी, पढ़ाई से हट के दूसरे जगह पे जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप सोचेंगे कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, ये जैसे एक कमरा है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया है। ये आप लोग हमेशा देखिएगा कि वो सोच रहे होंगे ये क्या है, ये कोने में बैठ के क्या देखता रहता है, क्या पढ़ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आप बाहर घूम के जितना कर पा रहे हो, हम यहाँ बैठे बैठे उससे ज़्यादा कर ले रहे हैं। पूरी दुनिया हमने देख लिया है यहाँ बैठे बैठे। टू डिस्कस, टू लर्न, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक माहौल बनाना चाहता होता है कि ये को देख के देखा देखी भी लोग पढ़ लेते हैं, एंड देयरफॉर वो माहौल पढ़ने का, उनको एनकरेज करने का और जो पास हुए हैं उनसे इंटरेक्ट कराने का, इससे उम्मीद की जाती है। और इस पर हमारा पुराना तजुर्बा भी है कि ऐसा करने से ना बच्चे पढ़ने लग जाते हैं और उनको खूब इंटरेस्ट आता है। और घरों में आजकल वो माहौल नहीं मिलता है, और ये व्हाट्सएप के माहौल में ये होता नहीं। सो वी हैव क्रिएटेड एन एयर कंडीशन सेटअप, ए ब्यूटिफुल क्वाइट साइलेंट जोन विद ऑल बुक्स स्टॉक्ड अप। चुनाचे आप क्लैट का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम, PG नीट का एग्ज़ाम, UPSC का एग्ज़ाम, KPSC का एग्ज़ाम, IAS, हर चीज़ के लिए KS, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, इसके लिए हम किताबें फराहम करेंगे और बच्चे आकर वहाँ पढ़ेंगे और उनके लिए कोचिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, कॉम्पिटिशन्स कराएंगे और मॉक एग्ज़ाम्स हम कराएंगे। इसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि नौजवानों में एक नया जोश उभरे। लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ है, बहुत ही बेहतरीन, नायाब और कामयाब किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मोहल्ले के लोग, दूसरे अफराद भी इस लाइब्रेरी का पूरा फ़ायदा उठाएंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। हम स्टूडेंट कम्युनिटी से भी तवक्को करते हैं कि वो आएँ, रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह भी आएँ और इससे फ़ायदा उठाएँ। और जो है हम बहुत ही एक हाईटेक लाइब्रेरी का ये हमने आगाज़ किया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो हमको तैयार करना है, ये इसकी भी तैयारी 1 साल पहले जो है हम आगाज़ हो चुका है इसका। इंशाल्लाह करीब जो है एक 50 के करीब स्टूडेंट जो है इसके लिए सारे स्टेट से रेडी हुए हैं, इसके भी स्क्रीनिंग चल रही है, ये काम भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारी कौम को जो है कलम देना है। कर्नाटक के रायचूर में मारूफ समाजी जहदकार डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने अक़लियतों के लिए बजट में सिर्फ 1100 करोड़ रुपए अलॉट करने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नाकाफी बजट मुख्तस करने से आने वाले दिनों में अक़लियती तलबा को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अक़लियतों को तालीम से महरूम करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है।
1,65,000 करोड़ का बजट रखकर सिर्फ 1,150 करोड़ का अलोकेशन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दिए हैं। उसमें 300 से 400 करोड़ तो ये सैलरी के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के सैलरी के लिए दे देते हैं, तो बहुत कम पैसा बचता है। उसमें स्कॉलरशिप देना है, फी रिम्बर्समेंट करना है, विद्याश्री में देना है, और वो कारपोरेशन माइनॉरिटी कारपोरेशन में बेनिफिशियरीज़ को देना है, वक्फ बोर्ड को चलाना है, उर्दू अकेडमी को चलाना है। ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जिसको ये फ़ंड अलोकेशन करना है। तो जाहिर बात है कि स्कॉलरशिप को ये लोग कट करेंगे, एजुकेशन लोन को कट करेंगे, विद्याश्री को बेनिफिशियरी नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरी कट करेंगे, और जो फी रीइंबर्समेंट का स्कीम है उसको में कट करके ये लोग मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन से दूर करने की कोशिश कर। पटना के तारीखी मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा में असातिज़ा की बहाली का मामला बिहार कानून साज काउंसिल में उठा। जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी के सवाल पर हुकूमत ने जवाब भी दिया कि इस मसले को हल करने की कार्रवाई चल रही है। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि असातिज़ा की कमी के सबब शम्सुल हुदा मदरसे में तदरीसी काम बंद है, लेकिन तालीम पर हुकूमत सबसे ज़्यादा काम कर रही है और जल्द शम्सुल हुदा मदरसे का मसला हल किया जाएगा। इकबाल हैदर का कहना है कि आर्जी तौर पर 2 टीचरों को बहाल किया गया, मुस्तकिल तौर से टीचरों की बहाली के सिलसिले में कार्रवाई चल रही है। कल ही इस पर बिहार कानून साज काउंसिल में सवाल उठा था और उस बिहाफ में हमारी हुकूमत बिहार सरकार ने बिहार हुकूमत ने उसका जवाब भी दिया है। और उसमें ये हुआ है कि 2 ये आरजी टीचर अभी फौरी तौर पर बहाल कर लिया गया है और बाकी जो टीचर को बहाल करना है उसके लिए तो जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको जितना जल्दी हो सके उसका इम्प्लीमेंट करके सरकार बहाल करेगी। क्योंकि हमारी हुकूमत तालीम पर मेनली फोकस हमारी हुकूमत करती है। और इस बार जो बजट पेश हुआ है, क्योंकि बजट सत्र अभी चल रहा है, तो बजट जो पेश हुआ उसमें तालीम, हेल्थ, ये तमाम चीज़ों पर फोकस किया गया है। तो ऐसे में मदरसा शम्सुल हुदा बंद कैसे हो सकता है? वो फौरी परेशानी है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसका जल्द से जल्द हमारी हुकूमत हल करने जा रही है और उसके इक़दामात किए जा रहे हैं और बहुत जल्द उसका हल होगा। उर्दू सहाफ़त ज़बान के बदलते पस मंज़र के उन्वान से एएमयू के शोबे लिसानियात ने कौमी सेमिनार मुनक़्क़िद कराया। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ताउन से 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुल्क भर से माहिरीन ने शिरकत की और कहा गया कि मीडिया और ज़बान का बाहमी तालीम लिसानी मुतालिक का कलीदी हवाला है और उर्दू सहाफ़ती ज़बान और मुहावरे में इर्तिक़ा हुआ। नतीजे में बहुत तब्दीलियाँ आईं जो एक फ़ितरी लिसानी रुझान है। लिसानियत का ताल्लुक़ ज़बान व बयान और तहज़ीब व तमद्दुन से भी है। उर्दू सहाफ़त में बहुत से इम्कानात हैं, इसमें ज़बान पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उर्दू सहाफ़त का जहाँ तक मौजूदा दौर में ताल्लुक़ है तो उसमें इम्कानात भी हैं और अभी उसके हालात भी बेहतर ही कहे जा सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि हम उसको मनफी अंदाज में पेश करें। जहाँ तक उर्दू ज़बान और सहाफ़त का ताल्लुक़ है, अक्सर ये बात होती है कि भाई ज़बान की गिरावट उर्दू सहाफ़त में आ रही है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उर्दू के साथ ऐसा मसला है। दीगर ज़बानों के में भी इसी तरह की चीज़ें दर आई हैं जो अभी इस वक्त की जो मौजूदा सहाफ़त है, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता कि ज़बान पर उस चीज़ को जो रिपोर्टर्स हैं या वहाँ पे कॉपी एडिटर्स हैं उनको अबूर हासिल हो। देखिए, उर्दू सहाफ़त जो ज़बान के हवाले से इस सेमिनार का उन्वान रखा गया था। पिछले 10 सालों में ये देखा गया है कि सहाफ़त की ज़बानें बदल रही हैं। उसमें जैसे हम अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या रीजनल लैंग्वेजेस के लफ्ज़ियात का इस्तेमाल हो रहा है,
तो उनसे सहाफ़त की जो ओरिजिनलिटी थी उसकी तहक़ीक़ में, उसके लिखने में, उसके समझने में आम कारी की ज़बान का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी था। हम उसको एक मुस्बत तरीके से देख रहे हैं कि जो ज़बानें बदल रही हैं उसमें जो अल्फाज, जैसे ऑफ़िस का लफ्ज़ है, ऑफ़िस हम बोल चाल की ज़बान में बोलते हैं, अखबारात के ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। किसी को चाहे वो कम पढ़ा लिखा भी इंसान हो तो उसके समझ में आसानी से आ जाती हैं ये बातें। तो हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आम बोल चाल की ज़बानें हों और ज़बानें आलमी निज़ाम के मंजरनामे से एक दूसरे से हम आहंग होती जा रही हैं, जिसका फ़ायदा उर्दू सहाफ़त को भी हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और राजा महेंद्र प्रताप अहल खाना के दरमियान ज़मीन तनाज़े को सुलझाए जाने की तलबा लीडरान भी सताइश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि कुछ ऐसे नुकात हैं जिन पर शक पैदा हो रहा है। इस पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को अपना रुख साफ करना चाहिए। ज़मीन की खरीदो फरोख्त में शफाफियत न रखने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है इसमें। और जिस तरह से ये बहुत टाइम से इशू चल रहा था, ज़मीन का विवाद चल रहा था कि दान दी ज़मीन पे वापस करने की डिमांड की गई थी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कुछ विधायकों की तरफ से, एमपी की तरफ से। लेकिन इसमें 2018 में जब लीज़ ख़त्म हुई तो उन्होंने अपनी ज़मीन को मांगा। लेकिन जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस पर गौर व फिक्र किया तो कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश की गई, लेकिन हल आखिरकार निकला, लेकिन किसी को पता नहीं चला। तो ये चुपके से काम करना, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होना और इस तरह से ज़मीन का सौदा हो जाना और तिकोने पार की ज़मीन को वापस कर देना, उसका सौदा हो जाना। और जब ये पता चलता है कि तिकोनी ज़मीन का वापस करने के बाद ही हैंड टू हैंड बिक जाना, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है अपने आप में ये सारी चीज़ें। और जिस हिसाब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ज़मीन एमयू सिटी हाई स्कूल की ज़मीन ली है, मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ हम इसमें कुछ सवालात हैं जो जहन में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एमयू ने जो सिटी स्कूल का नाम बदल के जो राजा महेंद्र प्रताप एमयू सिटी स्कूल नाम रखा है, इस चीज़ का डिसीजन का वेलकम करते हैं। मगर इस पर कुछ सवालात ये उठ रहा है कि बहुत सारे कि पीछे का जो त्रिगुना ज़मीन है उसको लेके सवाल कर रहे हैं लोग। इस पर बहुत सारी चीज़ खड़ा हो कि उसको हैंड ओवर कर दिया गया और जो सामने वाला ज़मीन है उनको एमयू के नाम किया गया है। अब ये चीज़ में सबसे बड़ी पहली बात, एमयू एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ को एक क्लियरेंस देना चाहिए। एमयू पीआरओ साहब जो है उनको एक क्लियरेंस देना चाहिए कि पूरा मामला क्या है, ताकि लोगों को भी समझ में और जो सवाल है उसको एक जवाब मिले। मैं एमयू एडमिनिस्ट्रेशन से बस इतना गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को आप क्लियरेंस दीजिए कि पूरा मामला क्या है क्या नहीं, क्योंकि इस पर सवाल जो खड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं ये बच्चों पे, अलुमनाय पे और तमाम एमयू के चाहने वालों पे एक शक पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुआ है क्या नहीं, तो इस पर क्लियरेंस देना बहुत ज़रूरी है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। अल्लाह और रसूल का इल्हाम हुआ कि डरते डरते ही लिखा कि ये दौर ऐसा नहीं है कि कहीं कैसे भी लिख सकते हैं। बताया ना पहले महीने, ये जो समंदरी सिफात रखते हैं लोग, इन्हीं की प्यास बुझाना सबके बस की बात नहीं। इस तरह मैंने एक 4 शेर लिखा हज़रत अली की शान में और लिखकर इन अहमद ख़ान से रिकॉर्डिंग में गवाने की कोशिश की उनके अब्बा बख्श साहब ने। मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, बस शुक्रिया और कुछ नहीं। गाने बजाने के अलावा हम हर तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जैसे कि नातिया प्रोग्राम है, मुशायरे हैं, गज़ल है, क़वाली है, हर तरह के प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं। अभी हाल ही में 13 तारीख को शब्बीर कुमार को भी ला रहा हूँ मैं, और मेरे पार्टनर हैं सलीम भाई जो भारत सरगम क़वाली सेंटर के मालिक हैं, तो उन्हीं के साथ भी एक प्रोग्राम होने जा रहा है 13 तारीख को। और इसी तरह से बहुत से प्रमोशंस करता रहता हूँ मैं। आज मकसद ये है कि उर्दू प्रमोशन रहता है और इसी के साथ साथ कुछ एंटरटेन। पाकिस्तान के शहर पेशावर में होने वाले धमाकों में कई अफराद जाँ बहक होने के मामले पर हिंदुस्तान में तशवीश पाई जा रही है। दिल्ली में ऑल इंडिया शिया काउंसिल की जानिब से एक जलसा मुनक्किद किया गया और इस मौके पर जाँ बहक होने वाले अफराद को खराज पेश किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तई इमरान खान हुकूमत की पॉलिसी भी शक के दायरे में आ चुकी है।
क्योंकि हुकूमत ने दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी तक नहीं लगाई है। शिया बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का दिल्ली की शिया बरादरी ने पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया। जलसा था, ये ताज़ियती जलसा इसी सिलसिले में मुनक़िद किया गया। पाकिस्तान के शहर पेशावर में कल जो हादसा पेश आया है और आतंकवादी ये घटना वहाँ पर घटी है, मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान लोगों पर इस तरीके से फायरिंग और फायरिंग के बाद फिर हमला इस तरह से करना कि जो सुसाइड बॉम्बिंग की सूरत में आज 56 से ज़्यादा लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हैं। तो आज ऑल इंडिया शिया कौंसिल इसकी मजम्मत करती है। हमारा कहना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान शुरू से ही वहाँ की मेजॉरिटी के वोट की खातिर कभी भी वहाँ के जो आतंकवादी ग्रुप हैं, लश्कर जंगवी, सिपाही सहाबा या तहरीक तालिबान जैसी इंतहा पसंद आतंकवादी तंजीमें हैं, उन पर कभी भी हुकूमत पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ कभी एक्शन नहीं लेती और उन पर पाबंदी भी नहीं लगाती है। किसी पर पाबंदी भी होती है तो तब भी वो उसको खुला छोड़ देती है। तो हमारा कहना ये है, हुकूमत पाकिस्तान से ये हमारी डिमांड है कि इस तरह के एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा जंगज़दा मुल्क यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तलबा ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत से वतन वापसी को यकीनी बनाने और मदद करने की अपील की है। उन्होंने वीडियो पैगाम जारी करके कहा कि उन्हें खाने और पीने की किल्लत है, पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, बर्फ़ को पिघला कर पानी पीने पर मजबूर हैं। मैं मोहम्मद फ़कीउल आज़म। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद क़मरुल नोमान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल बारी। मैं चंद्रान गुट्टे का रहने वाला हूँ और यहाँ पे हम यूक्रेन सुमी में फंसे हुए हैं। हमारी कोई मदद तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया है। पानी की पीने के लिए पानी नहीं आ रहा और खाने के लिए खाना सुपरमार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम बर्फ़ को पानी बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। मैं नरेंद्र मोदी से और हमारे सीएम KCR और हमारे KTR साहब से उम्मीद करता हूँ कि वो लोग हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालें और हमें सेफली हमारे घर तक पहुँचाए। मुमताज़ अदीब शहनवाज खान की किताब भोपाल में जंग आज़ादी का इतिहास का इजरा किया गया। मुमताज़ समता ट्रस्ट के ज़ेर-एहतमाम भोपाल दुष्यंत कुमार संग्रहालय में मुनक़्क़िदा तकरीब में उर्दू और हिंदी के मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और तहरीक आज़ादी में भोपाल के हवाले से लिखी गई किताब को अहम दस्तावेज से ताबीर किया। इस तकरीब में दानिश्वरों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त में जब शहरों के साथ मखसूस कौम की कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसे में ये किताब हक़ाइक़ को सामने लाने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। तब भोपाल की हिस्ट्री को कंट्रोवर्शियल बनाया गया था। सच्चाई को सामने लाने के लिए दस्तावेज़ों के समर्थन के साथ मैंने किताब लिखी है और बहुत रिसर्च किया है और तमाम किताबें मैं इस वक्त साथ में लाया हूँ, जिसमें भोपाल का गजेटियर भी शामिल है जो सरकारी दस्तावेज़ है। उस सरकारी दस्तावेज़ में भी सब कुछ लिखा हुआ है कि जो है 1949 में जो है वो भोपाल में जो आंदोलन चला था वो भोपाल को पड़ोस की रियासत मध्य भारत में शामिल करने का आंदोलन था। तो इस तमाम इतिहास को मैंने एक ख़ास बात और बता दूं मैं आपको, जो भाई रतन कुमार थे उनका भी लेख मैंने अपनी किताब में शामिल किया है। मैंने किसी को जो है वो मतलब अगर कोई कहे कि था वो मुखालिफ थे, नहीं, वो उन्होंने भाई रतन कुमार जी ने शाकिर अली खां के लिए बहुत अच्छा भी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। और उन्होंने वो सब भी भोपाल में विलीनीकरण आंदोलन क्या था वो भी उसमें उन्होंने मांगे शामिल करी थी। उसमें मैंने उनका आर्टिकल भी शामिल किया है। मैं इतिहास को पूरा जो सच्चा इतिहास है उसको भोपाल के सामने पेश करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस किताब को शाये किया है। एक तो यह है कि एक ख़ास मौजू पर पूरी किताब तैयार की गई है। 1857 से लेके 1947 तक जो वाक़यात हुए हैं, बल्कि 1949 तक जो वाक़यात हैं उनको जमा किया गया है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो तारीख़ है उसको जो हुकूमत होती है और जो हुक्मरान तबका होता है वो हमेशा तोड़ मरोड़ के पेश करता है। उसमें वो बातें डाल देता है जो उसकी हुकूमत के लिए बेहतर होती हैं
और दूसरों के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसलिए इस किताब की इशाअत की ज़रूरत आई, इसका काम करने की ज़रूरत आई और शाहनवाज़ खान ने बहुत मेहनत के साथ सारे तारीख़ी और दस्तावेज़ और हवाले जमा करके। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।